integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट। तो अपना नेक्स्ट यूनिट है पाइप फ्लो। अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो अपने राजस्थान जेई है उसका टेंटेटिव एग्जाम डेट आ गया है, वो है 5 दिसंबर 5 दिसंबर। तो आप लोग ढंग से सीरियसली पढ़ना शुरू कर दें। इसका जीके भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन में, उसके लिए भी कोई क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप सिरियसली पढ़ना शुरू कर दें। और ये कोरोना के बारे में मत सोचें जहाँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है ये सब वहाँ तक तब तक बहुत टाइम, काफ़ी टाइम बचा है, 5 महीने 6 महीने करीब हैं, तो काबू में आ जाए। तो इसलिए ज़्यादा भ्रम में ना रहें और पढ़ाई को सीरियसली लें। ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो वैकेंसी है बहुत दिनों बाद आती हैं। ठीक है, चलो तो यूनिट स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट यूनिट है पाइप फ्लो। तो पहले तो देखो पाइप फ्लो को डिफाइन करते हैं। पाइप फ्लो क्या है? तो पहले तो देखो पाइप, पाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए, पाइप किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पाइप फ्लो देखेंगे। पहले देखो पाइप क्या, पाइप से क्या समझते हैं, पाइप क्या किसको कहते हैं पाइप? अब जनरली क्या होता है, अपन जो क्रॉस सेक्शन जो है उसका शेप, क्रॉस सेक्शन का शेप सर्कुलर हो, उसी को पाइप कहा जाता है। जनरली अपन ऐसा देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाइप क्या होता है? पाइप एक होता है, पाइप को अगर डिफाइन करें तो होता है, पाइप जो है एक क्लोज्ड कंड्यूट है। क्लोज्ड कंड्यूट जिसकी शेप जो है, जिसके क्रॉस सेक्शन की शेप जनरली अपन देखते हैं वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर। बट ये और शेप भी हो सकती हैं, जैसे ट्रायंगुलर हो गई या रेक्टेंगल हो गई, एटसेट्रा, वो सारी शेप भी हो सकती हैं। तो पाइप क्या है? एक क्लोज कंड्यूट है। ये स्टेटमेंट में लिखा हो कई बार कि पूरा जो सरफेस है ना, चारों तरफ की इसकी बंद होनी चाहिए, वो होती है क्लोज कंड्यूट। पाइप एक है क्लोज कंड्यूट है। ये चीज स्टेटमेंट लिखी होती है, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है ईएससी में आ जाए, अपने जेई में ना आए, लेकिन फिर भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि पहले पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं तो पाइप का पता होना चाहिए। तो इसकी शेप, जो क्रॉस सेक्शन की शेप है, वो कुछ भी हो सकती है। जनरली अपन सर्कुलर देखा जाता है, अपन पढ़ेंगे भी सर्कुलर के बारे में ही, लेकिन कोई भी शेप हो सकती है। जैसे इसकी बात करूं मैं, है ना, रेक्टेंगुलर कैसी है? ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कभी, डक्ट जो अपने एसी लगाते हैं, तो उसमें जो शेप होती है क्रॉस सेक्शन की, है ना, आपने देखा होगा, वो डक्ट में कैसी शेप होती है? वो होती है रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो उसको भी क्या कहते हैं? पाइप ही कहा जाता है, क्योंकि पाइप की जो बेसिक जो डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वो क्या है? पाइप एक क्लोज्ड कंड्यूट होता है। ठीक है, चलो पाइप को अपने समझा है, अब पाइप फ्लो पढ़ेंगे। अब देखो पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में अभी जैसे अपने पढ़ा, पाइप है, उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, लेकिन अपन क्या लेंगे, जनरली पढ़ेंगे पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेके ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया अपन ने, ये है अपना पाइप का ये क्रॉस सेक्शन है पाइप का अपने। ठीक है, एक केस है, मैं पहला केस लिख रहा हूं, ये दूसरा केस लिख रहा हूं। पाइप सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, एक ही पाइप की बात कर रहा हूं। फ्लो हो रहा है इसमें जैसे यहां तक जो फ्लो है ना, यहां तक है, कोई फ्लो हो रहा है। अपने वाटर सप्लाई की में, इसमें इन्वायरमेंट में वाटर की बात करते हैं पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैं वाटर ही लेके चल रहा हूं। कोई भी फ्लो हो रहा है तो वाटर ले लिया जैसे, और इसमें जो है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो सेक्शन 1 है, उसको पाइप फ्लो नहीं कहा जाता है। सेक्शन जो 2 है उसको पाइप फ्लो कहा जाता है। तो पाइप फ्लो की डेफिनेशन क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन है वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए। पाइप फ्लो की कंडीशन क्या है? पाइप फ्लो की कंडीशन देखो, जो क्रॉस सेक्शन है ना पूरा पाइप में कंप्लीटली फिल होना चाहिए, कंप्लीटली
फिल होना चाहिए। ये क्रॉस सेक्शन है पाइप में पूरा कंप्लीटली फिल होना चाहिए, तभी वो पाइप फ्लो कहलाएगा। अपन पढ़ेंगे ओपन चैनल फ्लो में, वहां देखेंगे कि इसको ना पाइप फ्लो ना कह के अपन कहा जाएगा, अपन क्या करेंगे, इसको कहेंगे ओपन चैनल फ्लो। ये जनरली जो है पाइप फ्लो वो किसी प्रेशर की वजह से पूरा कंप्लीटली जो क्रॉस सेक्शन है ना वो फुल्ली का फ्लो कब करता है, जब प्रेशर लग रहा होता है, या तो किसी जो रिजर्वोयर का किसी हाइट पे रखा हो, है ना, तो डेटम हाइट की वजह से हो, या फिर कोई पंप उसकी वजह से प्रेशर हो, तभी वो कंप्लीटली फिल क्रॉस सेक्शन होता है। और जो ओपन चैनल है वो नॉर्मली जो ग्रेविटी फ्लो होता है, तो वहां पे ये पढ़ेंगे ये एक पाइप फ्लो नहीं है, ये एक ओपन चैनल का एग्जांपल है। तो ये ही जो ये है वो है अपना पाइप फ्लो, ये पाइप फ्लो नहीं है, ये पाइप फ्लो है। ठीक है, समझ गए। मैं आपको लैंग्वेज में नहीं है कि इसको पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं लिखा के आपको समझा रहा हूं, और वो पूरा लैंग्वेज है वो आपको नोट्स मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। तो वो पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होते ही, सब चैप्टर खत्म होने, यूनिट होने पे मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही समझेंगे तो याद रह जाएगा सारी चीजें आपको कम से कम याद रखें, पूरा जस्ट में याद रखें। ठीक है, पाइप फ्लो की अपने बेसिक डेफिनेशन दे दी है। अब देखो, ये तो मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई, स्टैंडर्ड चीज अपने बता दी। अपने लास्ट यूनिट में रेनॉल्ड नंबर पढ़ा है डायमेंशन एनालिसिस में। रेनॉल्ड नंबर को क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या आया था उसका, अगर आपको याद हो बताओ। यह आएगा रो वी एल डिवाइड बाई म्यू, यही था ना। एल क्या था यहाँ पे, एल था कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, यही था, एल था कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। मैंने आपको वहां बताया था कि ये आपको याद रखना है, एल क्या होता है, ये चेंज होता है जगह पे। ठीक है, बाउंड्री लेयर में ये हो जाएगा उसका लेंथ, एक्स आएगा उसमें, उस टाइम पे देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे पाइप फ्लो में कुछ और हो जाएगा, वो कैसे होएगा वो यहाँ पे आपको देखना है। तो एल क्या है, ये फॉर्मूले में लिखा होता है, एल पूछ लिया होता है और स्टेटमेंट दिखा होता है, तो एल आपको चीज पता होनी चाहिए। ये चीज मुझे लगता है कि आपको ही पता है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान है, मतलब ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो एल देखो, एल यहाँ होता है पाइप फ्लो के लिए, एल लिखा था एल इक्वल टू डी थ्योरेटिकल, इसको बोलते हैं डी थ्योरेटिकल को, जहां डी थ्योरेटिकल है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर। ठीक है, इसको हाइड्रोलिक डायमीटर है। अब ये आपको फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा याद करने के लिए, तो वही काम का अपने, लेकिन कैसे आया वो बता रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपने क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, डायरेक्ट रिजल्ट ही अपने काम के हैं, अपन को पूरा उस पर ध्यान नहीं देना है, बस समझने के लिए है। देखो, अब जो डी थ्योरेटिकल जो है ना पाइप के लिए वो लिखा जाता है, जो कि डी थ्योरेटिकल क्या है, वो हाइड्रोलिक डायमीटर है, वो लिखा था 4a/p। 4a/p, ए आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है, पी क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर। यह है वेटेड पेरीमीटर। डी थ्योरेटिकल को इसने ऐसे डिफाइन किया है। अब देखो यहां पे डी थ्योरेटिकल की वैल्यू निकाल के यहां रख दूं, वो आ जाएगा पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर, और उससे फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, तो ये रख दो बस। इसमें क्या करना है आपको, क्रॉस सेक्शन है अपना, मैंने आपको अभी बताया था क्रॉस सेक्शन क्या लेके चलेंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेके चलेंगे। तो उसका यहां रखो, एरिया बताओ क्या होगा, 4 इंटू π/4, इसकी डायमीटर डी है, तो क्या होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, करेक्ट है। और पेरीमीटर क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, पाई इंटू डी। अब देखो फिर सोल्व कर लो इसको, ये आया डी आ गया, तो डी थ्योरेटिकल जो है वहां पे क्या आता है, डी आता है, जो अपन पुट कर दो एल की वैल्यू यहां पे। यहां तक ठीक है, अपना निकल के क्या है, डी निकल के आया यहां पे, और यहां पे मैंने पुट कर दिया, तो रेनॉल्ड नंबर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रो वी डी अपॉन म्यू, जो कि आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, यहां याद क्या रखना है,
फॉर्मूला जो रेनॉल्ड नंबर आपको याद है फॉर्मूला, यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो निकल के आती है इसकी डायमीटर ऑफ पाइप, बस ये याद रखना है। पूरा फॉर्मूला तो वही है, चेंज क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो निकल के आई है डायमीटर ऑफ पाइप, और जो कहाँ से निकल के आई वो यहाँ निकल के आई कि जो डी थ्योरेटिकल है वो ऐसे डिफाइन करता है 4a/p। ये नॉर्मली ऐसा ये इसका क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आया कहाँ से थोड़ा सा आपको याद रहे तो ठीक है, लेकिन पूछता सीधा सीधा क्वेश्चन इसी पे ही आता है, समझ गए। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में या फिर ऐसे ही जो थ्योरेटिकल पार्ट आ जाए क्वेश्चन का तो यही फॉर्मूला काम आएगा, ये पूरा मैटर काम नहीं आएगा। तो याद आपको ये रखना है, ये सारा सहज अपने समझ लिया है, करेक्ट है। तो देखो नेक्स्ट है, आपने पहली बात तो अपन रेनॉल्ड नंबर की बात क्यों कर रहे हैं इसमें, रेनॉल्ड नंबर लाए क्यों इसमें, पहली बात तो पाइप फ्लो में अगर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि रेनॉल्ड नंबर के जो पढ़ा था तो उसमें लिखा था एप्लीकेशन, उसमें क्या किसके लिए था, जहाँ पे विस्कस फ्लो हो वो क्या आता है, उसमें फ्लो थ्रू पाइप या पाइप फ्लो भी लिखा था वहाँ पे एप्लीकेशन में। तो देखो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर पढ़ रहे हैं अपन, समझ गए, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर क्यों इसमें रेनॉल्ड नंबर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये विस्कस फ्लो, इसमें जो विस्कस फोर्स है वो इस पर प्रीडोमिनेंट होता है, तो यहाँ पे जो है इस नंबर को पढ़ा जाता है। तो चलो आगे, अपने रेनॉल्ड नंबर आ गया ρVd/μ, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अभी तक काम का यही आया अपने क्वेश्चन बनने वाला एक। अब देखो एक क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू पे आता है, वो पूछता है कि लिमिट बताओ रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू का कि उसके लिए लेमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये आता है पाइप फ्लो में भी क्वेश्चन आता है, ओपन चैनल में भी आता है, और एक बाउंड्री लेयर में जब फ्लो किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर हो रहा है तो उसके लिए भी क्वेश्चन आता है। तो जहां जहां यूनिट पढ़ेंगे तो सबके लिए वहां वही मैं आपको लिमिट बता दूंगा। तो यहां अपन पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं तो बता रहा हूं, देखो ये आपको क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का लिमिट पे, सीधा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लिख रहा हूं, यहां लेमिनार, ये है टर्बुलेंट, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम हो तो उसे कहा जाता है लेमिनार फ्लो, ठीक है। वही लेमिनार, इसमें टर्बुलेंट फ्लो कब कहा जाएगा, जब इसकी वैल्यू 4000 से ज्यादा हो। ये डेटा आपको याद रखना है, और मुझे लगता है अगर आपने पहले पढ़ी है तो ये डेटा आपको याद होगा ऑलरेडी। अगर फिर भी याद नहीं है तो इसको याद रख लें, ये क्वेश्चन ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेटा है ये, तो आपको याद होना ही चाहिए, मस्ट है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेमिनार फ्लो के लिए क्या होगी, 2000 से कम हो तो लेमिनार फ्लो कहा जाएगा, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा हो तो कहा जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, और इन दोनों के बीच में हो तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फ्लो। इन दोनों के बीच में हो क्या होगा, ट्रांजिशनल फ्लो। वो सब में ही ऐसे लिमिट आएगी, तीनों ही जो मैंने अभी बताया था, बाउंड्री लेयर में भी पढ़ेंगे, ओपन चैनल में भी पढ़ेंगे, तो दोनों की लेमिनार की बता देगा, टर्बुलेंट की बता देगा, बीच में हो जाएगी वो ट्रांजिशन फ्लो आ जाएगा। तो लिमिट पे आ गया, अपने ही पहले शुरुआत में पाइप फ्लो के बेसिक चीजें पढ़ ली हैं। इसमें अपने रेनॉल्ड नंबर की फॉर्मूला बता दिया, उसकी वैल्यू बता दी, उसके लेमिनार फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, करेक्ट है। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉसेस पे, हेड लॉस, हेड लॉसेस, ठीक है। हेड लॉस क्या है, एनर्जी लॉस है इन हेड फॉर्म। पाइप फ्लो में हेड लॉसेस पढ़ रहे हैं, ये इसको दो टाइप में होता है, एक तो माइनर, मेजर, दो में इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, मेजर लॉसेज एंड माइनर लॉसेज, माइनर लॉसेज, ठीक है। मेजर लॉसेज वो, मेजर लॉस जो है ना वो होता है
ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? ये ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होता है। और माइनर लॉस है, जब पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा किस किस वजह से होता है, इसको पूरा क्लासिफिकेशन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं मेजर लॉस है, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वजह से कैसे होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब न्यूमेरिकल अगर कभी पूछा जाए, है ना, गेट की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, या फिर अपनी ऑब्जेक्टिव के किसी भी एग्जाम की बात करूं, तो जब तक आप अपन को अलग से ये न लिखा हो कि माइनर लॉसेस को कंसिडर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस पूछा है तो मतलब आपको पूछा है मेजर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पूछा है, समझ गए? कि आपको जब तक ना बोले तब तक कंसिडर नहीं करना है। ये बोले कि माइनर लॉसेस को कंसिडर करिए, या फिर सिर्फ माइनर लॉस पे क्वेश्चन पूछा हो तो माइनर लॉस को अपन को बताना है, नहीं तो इसको जीरो लेके अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेजर लॉस की बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये न्यूमेरिकल की बात हो गई। अपन पढ़ेंगे आगे से आगे डिटेल में, चलो ठीक है। देखो अब मेजर लॉस ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन किसकी वजह से? जो पाइप है, पाइप मटेरियल है, उसमें रफनेस होती है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लो के बीच में फ्रिक्शन आता है। और एक अपने पढ़ा है विस्कोसिटी, वो भी एक फ्रिक्शन होता है। तो उसकी वजह से मेजर जो लॉसेज आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जो पाइप में रफनेस की वजह से फ्रिक्शन आता है उसकी वजह से लॉस आएगा, उसको वही मेजर पोर्शन होता है लॉस में, उसको बोलते हैं हेड लॉसेज। जो मेजर पार्ट में वो आ गया। चलो इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। यही अपने सबसे काम का जो है ना, इस यूनिट का सबसे बड़ा काम का यही है टॉपिक, मेजर लॉस। और इसमें भी बता दूंगा मैं एक इक्वेशन काम की सबसे बड़ी, वो उसी इक्वेशन से बार बार उसी इक्वेशन पे ही चलेगा जो अभी जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। मेजर लॉसेज, मेजर लॉस तो ये जो है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है इसका मैथमेटिकल फॉर्म है वो डार्सी वेसबर्ग ने दिया। दो बंदे थे, डार्सी वेसबर्ग, उन्होंने अपनी इक्वेशन दी, जो मैथमेटिकल फॉर्म है उन्होंने अपनी इक्वेशन दी, उसको पढ़ेंगे। वही सबसे इस पूरे यूनिट में सबसे काम की चीज वही है, उसी से आगे की चीजें भी बहुत काम की होंगी। तो इन लोगों ने दी है इक्वेशन, वो इक्वेशन पढ़ते हैं। उन्होंने दी है हेड लॉस ड्यू टू, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसको उन्होंने बोला है HF। वो क्या है, FLV²/2GD। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता चल गया, ठीक है। तो क्या है, HF=FL²/2GD। ये फॉर्मूला आप ये मान लो, ये इसके 5 स्टार लगा लो, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको पता ना हो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये पता मस्ट है, आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। HF=FLV²/2GD। अब देखो ये चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये कैसे कैसे क्या है इनमें क्या है। देखो ये जैसे कोई अपनी पाइप है, ठीक है, ये पाइप है अपनी, जिसकी डायमीटर जो है वो D, तो यहाँ पे जो D है वो इसकी डायमीटर, ठीक है। ये जो लेंथ है इसकी वो हो गई L, तो L है वो लेंथ दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये जो है फ्लो इस साइड में हो रहा है, उसका V जो है उसकी मीन वेलोसिटी है फ्लो की, फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, उसकी मीन वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी जो है वो है V, ठीक है। अब बच गया F, L आपको पता चल गया लेंथ ऑफ पाइप, D डायमीटर ऑफ पाइप, G आपको पता है, और V आपको पता चल गया मीन वेलोसिटी। F क्या है, F है इसी चीज, इसमें पूरी क्वेश्चन में F ही काम की चीज है। F है ये HF जो है वो मीटर में है, F है फ्रिक्शन फैक्टर, ये चीज आपको काम की है। मैं इसको जानबूझ के
रेड मार्क से इसको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान हो। एफ जो है वो क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। अगर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे, मैं भी कराऊंगा आपको इसमें, तो देखेंगे कि ये कई बार क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिखा होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिखा होता है, और एक है फ्रिक्शन फैक्टर। दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इसलिए मैंने इसको रेड मार्क से किया है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसको लिखते हैं जो एफ डे से कुछ अलग लिख दिया, एफ डे से, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो अलग होता है। आपको ध्यान यही रख के चलना कि फॉर्मूला में अपना एफ है वो क्या है, वो है फ्रिक्शन फैक्टर। अब न्यूमेरिकल में देखना है, डेटा तो दिया हुआ है अपन को, फ्रिक्शन फैक्टर का दिया हुआ है या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का दिया हुआ है या फिर दूसरे किसी और का दिया हुआ है। ये आपको ध्यान ही नहीं रखना कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या कुछ रखते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एफ कौन सा होता है और एफ डेस क्या होता है। इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखो, जो एफ दिया है फॉर्मूले में एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD, एफ जो दिया है वो क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। दूसरा चीज आपको ध्यान नहीं रखना क्या है, तो बस फॉर्मूले में क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है आपको और क्या आप फॉर्मूले में पुट करना है। कुछ इससे अलग फ्रिक्शन फैक्टर नहीं दिया हुआ, कुछ और दिया हुआ है, तो क्या रिलेशन जो एफ डेस है वो होता है एफ डिवाइड बाई 4। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, खास करके गेट में ये जो है ये चीजें गेट में जरूर देता है। गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको फॉर्मूला पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, उसके बावजूद वो छोटी छोटी 2-4 चीजें ऐसी दे देगा कि गलतियां हो जाए आपकी। क्वेश्चन डिफिकल्ट ना होते हुए भी वो क्वेश्चन आपका गलत कराने का सोचता है, क्योंकि ऐसी जगह देता है वो गलती करने की। ठीक है, समझ गए? तो वो ऐसे लिख देगा जानबूझ के, फ्रिक्शन फैक्टर में देके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख देगा। तो आप जल्दी जल्दी में ठीक है फ्रिक्शन दिया हुआ है ये वैल्यू ही पुट कर दो, क्वेश्चन पूरा कचरा, गलत। तो ये ध्यान रखना आपको, एफ डेस का है वो ऐसे रिलेशन दिया है, एफ डेस इक्वल टू एफ बाई 4। अब जैसे भी याद रखना चाहिए, एफ इक्वल टू 4 इंटू एफ डेस याद रखें, मैंने ऐसे याद रखा है तो मैंने आपको ऐसे ही बताया है। तो फॉर्मूला याद हो गया, आपने क्या रखा, एफ है यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर है। क्वेश्चन में देखा क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अगर ये फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है तो पुट कर दिया सीधा सीधा, और नहीं दिया हुआ दूसरा दिया हुआ तो एफ डेस इक्वल टू एफ बाई 4 होता है, तो वो पुट कर दिया, उससे निकाल के अपने 4 टाइम करके पुट कर दिया। ठीक है, ये तो याद रखने के हिसाब से हो गई। जैसे अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर ऑलरेडी की है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो आप उस टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो एफ है ना उसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0.12-0.15 के आसपास होती है ना। वो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर एफ इसकी रेंज में दिया हो तो मतलब अपन को सीधा सीधा एफ दिया हुआ है, वो आदत वो जो है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी वो चीज। और एफ डेस की 0.03 आसपास दिया हो ना, 0.03 0.04 के आसपास दिया हो, तो मतलब वो एफ डेस है। वो गेट में आपको अगर इतना प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चन की, तो वो चीज़ आपको दिमाग में इतना हो जाएगा कि ये फॉर्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। समझ गए? तो ये फॉर्मूला इसमें याद रखना है, फ्रिक्शन फैक्टर, 2 चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे बड़ा काम का फॉर्मूला यही है अपने। तो चलो इसको और आगे पढ़ते हैं इसी चीज़ को। ये देखो अपने फॉर्मूला पढ़ लिया। जो फॉर्मूला है अपना एच एफ इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर बाई 2GD, ये अपना फॉर्मूला है ना। अब इसको एक ही वेलोसिटी की टर्म में है, अब मैं इसको डिस्चार्ज की टर्म में लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो भी काम आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है कि जो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दें, मतलब डायमीटर चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए अपन जनरली इसको डिस्चार्ज की फॉर्म में पुट करके रखते हैं, ताकि क्योंकि डिस्चार्ज तो वेलोसिटी, और ये आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है Q इक्वल्स टू AV अपन पढ़ के आए हैं, ये चेंज हो लेकिन डिस्चार्ज सेम रहता है, तो इसको डिस्चार्ज की फॉर्म में रखेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़िए ना, ए रो AV, ठीक है, जिसमें रो अगर इनकम्प्रेसिबल हो जाए तो रो कांस्टेंट हो जाए, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 जो Q डिस्चार्ज के बराबर होता है। चलो ठीक है, देखो इसको डिस्चार्ज की फॉर्म में देखो, आप लोगों को पता है Q इक्वल्स टू A इंटू V। ठीक है, मैं इससे निकालूं V इक्वल्स टू U डिवाइड बाई A। ठीक है, इक्वल्स टू
क्यू डिवाइड बाई एरिया बताओ पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर चाहिए अपन को, वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे स्क्वायर बताओ पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 डी रेस टू पावर 4। इसको मैं थोड़ा सोल्व करके इसके थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं वी स्क्वायर इक्वल टू 16 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर डी की पावर 4, ठीक है। मैं इसको यहां से यहां पुट कर दूं तो एच एफ इक्वल टू एफ एल 2g डी मल्टीप्लाई बाई 16 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर डी रेस टू पाई 4, ठीक है। तो एच एफ इक्वल टू एफ, इसको देखो ये होगा क्या आ जाएगा 8 आ गया, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये डी रेस टू पावर 5 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 8 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी मल्टीप्लाई बाई एफ एल अपॉन डी रेस टू पावर 5। देखो इसको आप देखो, ये मैंने सही लिखा है क्या? इसको मैंने बस इधर उधर ही रख के एक जगह की मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर एडजस्ट कर दिया है, लिखा उसी को ये है, ठीक है। ये मैंने ऐसा लिख दिया है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये डिस्चार्ज की फॉर्म में आ गया एच एफ इक्वल टू 8 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी इंटू एफ एल डिवाइड बाई डी रेस टू पावर 5, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्चार्ज की फॉर्म में। चलो एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, हमको याद तो ये देखो दोनों याद रखने हैं या तो वैसे तो, लेकिन अगर ये भूल जाए तो आप इसको देखो पुट करके निकाल ही सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि इतना टाइम लगाओ एग्जाम में, ऐसा करो आप सीधा सीधा ही इसको भी याद रखो, इसको भी याद रखो, ठीक है। तो दोनों ही याद आपको होने चाहिए, क्योंकि ये आगे अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे उसमें काम आएगा। तो दोनों फॉर्म इसकी पढ़ ली है अपने, दोनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, दोनों जरूर याद होनी चाहिए, नहीं तो इतना टाइम लग जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व होने में, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो देखो अभी एक बार चीज यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहाँ पे देखो, टिप है ये, आपने ये फॉर्मूला देखा एच एफ इक्वल टू डिस्चार्ज की फॉर्म में 8 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी एफ एल डिवाइड बाई, इसकी फॉर्म में देखा। अब देखो इसको ना, इस टर्म को सोल्व कर दो, इस टर्म को सोल्व कर दो तो इसको देखो पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू 9.81 ले लो और ये 8 डिवाइड कर दो, और नीचे जो इसको इस टर्म में ऐसे लिख दो कि एच एफ इक्वल टू एफ एल अपॉन डी रेस टू पावर 5, ऊपर में क्यू स्क्वायर और नीचे में जो वैल्यू आएगी वो रख दो, कैलकुलेट करके देख लो आप। और अगर आपने पहले एक बार सब्जेक्ट पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है तो ये वैल्यू ऐसे आती है, ये आती है 12.1, ये आती है 12.1, इसकी वैल्यू पुट कर दो सारी, ऐसे आती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये, अगर जिसने ये फॉर्मूला ऐसे याद कर रखा है तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा आपको, आप इसी फॉर्म में याद रखें, क्योंकि आप अगर गेट के लिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर आना चाहिए आपको। ये थोड़ा क्या अप्रोक्सीमेट है ना, थोड़ा पॉइंट में भी आता है, तो वो गेट में क्या है एक्यूरेसी, थोड़ा क्वेश्चन का एक्यूरेसी होना चाहिए, आंसर जो एक्यूरेट होना चाहिए, गेट में ऐसा होता है क्योंकि आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है एग्जाम में। तो गेट के लिए, एक तो गेट के लिए है ना, दूसरी बात है ये नीचे में है ना 12.1, तो डिवाइड करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल रहे हैं तो वो भी इसी से ही आसान होगी निकालना। देखो कैसे होगी, मैंने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल करते टाइम पे बताया था कि आपको ना अप्रोक्सीमेट करना हो तो पाई स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी हो तो पाई स्क्वायर को वैल्यू क्या ले लो, लगभग 10 वैल्यू ले लो। जी की वैल्यू भी 9.81 ना लेके 10 रखो और सोल्व करो, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, एच एफ इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 10
डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर एफ एल डिवाइड बाई 10 ये एफ डी रेस टू पावर 5। ये कितना हो गया? ये हो गया 0.08 क्यू स्क्वायर एफ एल अपन डी रेस टू पावर 5। ये देखो अप्रोक्सीमेट है। तो आपको फॉर्मूला ये याद रखो, कैलकुलेशन कर रहे हो उस टाइम पे पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 रख दो, जी की वैल्यू 10 रख दो, अप्रोक्सीमेट है, इससे वो आसान है। तो अगर बहुत लोगों ने याद कर रखा होगा, मैं देखता हूँ बहुत सारी बुक्स में और टीचर्स भी बताते हैं, तो ये याद रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा, ये याद रखो, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए भी ये सही है और अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए यही सही है। समझ गए? ये चीज है, अपनी टिप है यहां पे। ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। चलो चलो अभी देखते हैं, अपन ने अभी पढ़ा जो फ्रिक्शन फैक्टर, ये फॉर्मूला पढ़ा है एच एफ इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ठीक है। अब मैं एफ की वैल्यू बता रहा हूं लेमिनार के लिए और ये है टर्बुलेंट के लिए। अगर फ्लो लेमिनार हो रहा है या फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है, उस केस में केस क्या है अपना पाइप फ्लो में, ये पाइप फ्लो का ही एग्जांपल, पाइप फ्लो के लिए ना, ये इक्वेशन दी है पाइप फ्लो के लिए है। तो पाइप फ्लो में अगर फ्लो लेमिनार हो रहा है, लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, तो एफ की वैल्यू क्या होती है? एफ की वैल्यू होती है 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये इसमें फॉर्मूला जो है सीधे सीधे ही, या तो रेनॉल्ड नंबर के निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन में अपन को रेनॉल्ड नंबर निकालना होता है, एफ दिया होता तो वो ऐसे निकल जाता है, या एफ निकालना होता तो रेनॉल्ड नंबर दिया होता तो वो निकल जाता है ऐसे। समझ गए? तो ये आपको पता होना ही चाहिए, या सीधा सीधा फॉर्मूला ही रखा होता है, ये सही है गलत है, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट के लिए आ जाता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए। समझ गए? टर्बुलेंट के लिए दिया होता है एफ इक्वल्स टू 0.316 डिवाइडेड रेनॉल्ड नंबर पावर 1/4। और जो मैंने ये लिखी है ये 1/4 रखी है। देखो ये जो है ना, नॉर्मली न्यूमेरिकल ना लिख के ये पूछता है इसमें कि एफ मतलब फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड नंबर इनमें रिलेशन कैसा है। तो ये पावर का है ना, पावर 1/4 का है। तो ये पावर है ना, आपको ये चाहे पूरा फॉर्मूला याद हो ना हो, लेकिन ये पावर आपको ध्यान होनी चाहिए। ये समझ रहे हैं? ये पावर है, ये क्वेश्चन में काम आती है। पावर कितनी है यहाँ पे? 1/4 है। तो रिलेशन क्या है? 1/4 का। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन पावर क्या है? 1/4 का है। समझ गए? इसमें क्या है? सीधा सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये रेनॉल्ड नंबर को भी अपन आगे जो फॉर्मूला लिख सकते हैं रो वी डी है ना डिवाइड बाई म्यू, उसमें ही सेम के सेम वैसे लिखा सकता है। तो वो जो है आपको रिलेशन आगे काम आता है उस सोल्व करने में। तो क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इसका यूज क्या है, लेकिन अभी तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोनों को। समझ गए? तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। रेनॉल्ड नंबर की ये रिलेशन है फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड नंबर में। तो लेमिनार में फॉर्मूला एफ 64 डिवाइड बाई रेनॉल्ड नंबर, और टर्बुलेंट फ्लो में ये दिया हुआ है। अब देखो टर्बुलेंट फ्लो पूरा एक चैप्टर है, पूरा यूनिट है, उस टाइम पे पढ़ेंगे तब देखो है ना, वहां पे एक चीज आती है रफनेस, है ना, सरफेस रफनेस। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली थ्योरी में पूछा जाता है कि मूडीज चार्ट क्या है? मूडीज चार्ट जैसे मूडीज वो रेटिंग एजेंसी नहीं है, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, वो ही वैसे ही मूडी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मूडी चार्ट अपना चार्ट बनाया था। वो अलग मूडी है, ये अलग मूडी है, ध्यान आपको पता ही वैसे। ठीक है, मूडी चार्ट ये क्या है ये पूछता है। तो ये है ना फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड नंबर के बीच में रिलेशन है। ये रिलेशन कुछ ऐसे है,
ये कुछ ऐसे रिलेशन है, आपको ग्राफ कुछ याद नहीं रखना है, और ये तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन है ना। और एक ये यहाँ पे होता है, ये आता है KS/D, जहाँ K जो है, KS जो है वो रफनेस है। तो क्वेश्चन क्या आता है, आपको ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, आपको ये क्वेश्चन क्या आता है कि ये पूछता है मूडी चार्ट है, उसका यूज क्या है, या फिर इन दोनों के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर के बीच में, और साथ में जो रेफरेंस है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, वो कौन सा चार्ट है या फिर कौन सा जो ग्राफ है उसके द्वारा उसको समझाया जाता है, तो वो होता है मूडीज चार्ट। आपको बीच में क्या है, किन के बीच में रिलेशन होता है, वो आपको क्वेश्चन आता है थ्योरी के रूप में। चार्ट से कोई मतलब नहीं है, मैंने चार्ट वैसे बना दिया है, कोई मतलब नहीं है, चार्ट वार्ट का क्वेश्चन नहीं आता है, बस पूछता है थ्योरी में, ये लैंग्वेज के फॉर्म में कि मूडीज चार्ट का यूज क्या है। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर और एक जो है अपना रफनेस, सरफेस रफनेस, उसका रिलेशन को ये चार्ट के द्वारा इसको रिलेशन बताता है। समझ गए? तो मूडीज चार्ट का एक क्वेश्चन हो गया, तो ये रिलेशन बताता है इन तीनों के बीच में। तो ये चार्ट अपने कुछ काम का नहीं है, बस लैंग्वेज की फॉर्म में काम आ गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है मूडीज चार्ट का वाला। तो 3 क्वेश्चन बन गए इसमें, अभी तक पढ़े इसमें मेजर लॉसेस में। एक तो फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला हो गए, एक एफ की वो वैल्यू, 3 फॉर्मूले, 3 चीजें याद रखने की। चौथी जो है वो क्या है, मूडीज चार्ट। तो 4 चीजें काम आ गई इसमें। मेजर लॉस जहां से स्टार्ट हुआ है वो 4 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। चलो, एक इक्वेशन अपने पढ़ ली। कौन सी पढ़ी? डार्सी-वैसबैक इक्वेशन। वो क्या बताती है? वो हेड लॉस को बताती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ड्यू टू फ्रिक्शन जो है एक अलग इक्वेशन और आती है, वो है चेजिज इक्वेशन, है ना। तो ये देखो चेजी की इक्वेशन, चेजी ने इक्वेशन बताई है अपनी, वो देखते हैं। चेजिज इक्वेशन या चेजिज फॉर्मूला एक ही बात है, फॉर्मूला लिख दो आप इसको, एक ही बात है वो। इसने क्या बताया है, देखो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा इसमें, ये अपना एक निकल के आएगा फॉर्म C = 8G / F। आपको याद इसमें पूरे में यही याद रखना है, ये अंडर रूट में है, यहाँ पे अंडर रूट, रिजल्ट अपने काम का यही आएगा आखिर में, आपको याद यही रखना है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये, इसमें सी क्या है और ये कैसे आया ये मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट पूरे में जो है ना कुछ काम का नहीं है, सिर्फ अपने यही काम का आएगा। समझ गए? तो आगे जो है पार्ट सिर्फ समझने के लिए। तो देखो अब इसमें कुछ ऐसा है, कुछ ये अपनी पाइप है, ठीक है। ये अपना कुछ पाइप, ये अपनी कोई पाइप है ना, इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे अपने कोई कॉलम, ये वाटर कॉलम, ये वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर मैंने माना है, तो यहाँ पे कोई पीजोमीटर लगा है, तो कॉलम है उसका वाटर कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आया हेड अवेलेबल है इतना, ये पॉइंट 2 है, ये मैंने यहाँ पे फिर से एक लगा दिया पीजोमीटर यहाँ पे चेक करने के लिए। इतना डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अपन को पता है यहाँ पे हेड अवेलेबल हेड वो कम होगा, क्योंकि पता है ये फ्रिक्शन है इसके बीच में, तो फ्रिक्शन होगा तो अवेलेबल हेड है वो कम हो जाएगा, हेड लॉस होगा। वो कितना है, यहाँ पे अवेलेबल हेड इतना है और यहाँ पे अवेलेबल हेड इतने से कम है, तो ये बीच में जो आया ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वही हो गया HF। और ये इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में जो है ना डिस्टेंस है L, ठीक है। और इस पाइप की डायमीटर है D, और वेलोसिटी है यहाँ पे, इसकी जो फ्लो की वेलोसिटी है ना वो है V, ठीक है। ऐसा कुछ अपना पाइप फ्लो हो रहा है, 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने कंपैरिजन इसके वो निकालने की कोशिश की कि ये हेड लॉस कितना हो गया है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही आया हेड लॉस, ठीक है। अब देखो चेजी इक्वेशन है ना, वो देता है, चेजी जो है वो ओपन चैनल फ्लो में पढ़ेंगे, वो एक इक्वेशन देता है, ये ऐसे आती है V = C√m/I, ठीक है। जो C क्या है, चेजिज कांस्टेंट,
सी है चेजिस कांस्टेंट, यहाँ पे भी ये सी और ये सी एक ही है, तो ये है, आपको ध्यान हो गया, ये क्या चेजिस कांस्टेंट, चेजी के ने अपने नाम से एक कांस्टेंट दे दिया, तो चेजिस कांस्टेंट, ठीक है। और एम क्या है, एम है, अपन फिर से ओपन चैनल फ्लो में पढ़ेंगे डिटेल में, ये है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसकी वैल्यू होती है ए बाई पी। देख लो अभी दिख नहीं रहा होगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसकी वैल्यू होती है ए बाई पी। एरिया पता है आपको, ये है पी क्या है, ये भी आपको पता है ना, एरिया, और ये पी है परिमीटर, वेटेड परिमीटर, तो ए बाई पी, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू डी, कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई d/4 आ गई ना। ये तो m की वैल्यू, अब मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, m की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। मैंने ये बताया है c क्या है, c है अपना चेजिस कांस्टेंट, m क्या है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको अपन डिफाइन करेंगे ओपन चलो a बाई पी, ये a है एरिया, p है वेटेड परिमीटर, और मैंने m की वैल्यू यहां पे निकाल दी d/4, है ना। और एक i क्या है, i है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये आप पढ़ते हैं किसमें, ये पढ़ते हैं सोइल मैकेनिक्स में। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस डिवाइड बाई टोटल लेंथ, ठीक है। ये हेड लॉस, तो हेड लॉस कितना है यहाँ पे, हेड लॉस है HF, लेंथ कितनी चल गए L, तो वो कितनी है HF डिवाइड बाई L। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, हेड लॉस, दो पॉइंट्स के बीच में हेड लॉस कितना हुआ HF, और लेंथ कितने चल गए वो। और इसे निकालते कैसे हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, एक एंगल होता है, एंगल, अगर मैं इसको यहां पे देखूं, एंगल होता है, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल, ये एंगल होता है हेड लॉस आई। तो ये आई एंगल, इसको मैं लिखूं tan i इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan i, या ये इस एंगल को थीटा लिखूं, ये एंगल होता है थीटा, उसी को ही इसका tan थीटा लिखने पे आ जाएगा HF डिवाइड बाई L इक्वल टू, ये आ गया I, ये वहां पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो वैसे सोइल में पढ़ते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस डिवाइड बाई लेंथ, जितने पे ये सिंपल लेंथ है उसमें सिंपल लेंथ लेते हैं, तो वहां पे आ गया, ठीक है। ये चीज समझाने के लिए फिर से मैं बता रहा हूं आपको, याद यही रखना है, ये चीज समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ये सारा मैं यहां से डेटा ले लिया, तो मैं आपको उसको पूरा बता देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया, v इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो c d/4 मल्टीप्लाई बाई HF डिवाइड बाई L। अब अपन को निकालना क्या है, निकाल तो अपन क्या रहे हैं, HF की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्या करेंगे, HF की वैल्यू निकालने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा और HF को एक साइड में रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला आ जाएगा HF का, तो कर दो बस कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। v स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई d/4 मल्टीप्लाई बाई HF डिवाइड बाई L, और ही मैं HF यहाँ से लिख दूँ, क्या आ गया, HF इक्वल टू v स्क्वायर मल्टीप्लाई 4L डिवाइड बाई c स्क्वायर इंटू d। तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक ठाक लिख दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, HF डिवाइड बाई 4L अपॉन c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये v स्क्वायर d, ये लिख दिया। ये फॉर्मूला इसका आ गया है, याद नहीं रखना है, फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, याद नहीं रखना। इसका चीजी ने जो इक्वेशन दी है वो हेड लॉस की HF इक्वल टू 4L अपॉन c स्क्वायर इंटू v स्क्वायर डिवाइड बाई d, ये इक्वेशन आई है फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब है बात, ये इक्वेशन कैसे आई, ये जो है रिलेशन को चेजिस कांस्टेंट और फ्रिक्शन फैक्टर में क्या कैसे आया, वो कैसे है, HF की फॉर्मूला चेजी ने ये दिया है, और डार्सी-वेसबर्ग ने क्या दिया है, डार्सी-वेसबर्ग ने दिया है, ये देखो इसने ये आई है, आपको याद नहीं रखना, फिर से बता रहा हूँ, वो उसने दोनों को मैं इक्वल कर दूं, वो क्या था, FL स्क्वायर अपॉन 2GD, मैं लिख दिया FL v स्क्वायर अपॉन 2GD 2GD। अब इन दोनों में से ना रिलेशन निकाल लो और इसको C इक्वल टू में लिख दो, तो यही रिलेशन आता है, समझ गए। बस आपको आप खुद ही इतना सोल्व कर सकते हैं। देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, ये बच गया, इस साइड में बच गया 4 डिवाइड बाई c स्क्वायर, है ना,
इक्वस टू एफ डिवाइड बाई 2g, तो ये सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 8g डिवाइड बाई एफ का रूट, जो कि मैंने यही लिखा है। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए है, डायरेक्ट आपको याद रखना है यही, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद है एफ एच एफ इक्वस टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2gd, जो ये वेलोसिटी की टर्म में है, और एक फॉर्मूला है आपको डिस्चार्ज की टर्म में, यही फॉर्मूला डार्सी वेसबर्ग का, तो 8q स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर इंटू जी मल्टीप्लाई बाई एफ एल अपॉन डी रेज टू पावर 5। तो उसी फॉर्मूले को दोनों फॉर्म में याद रखना है। तो उसके बाद में जी का फॉर्मूला अगर आपको इसी फॉर्म में निकालना भी हो ना, ये फॉर्मूला सीधा सीधा दिया हो, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, सी इक्वस टू 8g डिवाइड बाई एफ का अंडर रूट। और अगर ये फॉर्मूला पूछे तो क्या करें, इसमें जो ये अपना फॉर्मूला है एफ एल स्क्वायर 2gd, इसमें एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। मैं रिवर्स बता रहा हूँ आपको, आया क्या है, एच एफ रखा है, फिर दोनों को इक्वेट किया, फिर सी की वैल्यू आई है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला भी आप कंफ्यूजन हो जाए या थोड़ा सा बेकार सा हो जाए, तो आप एक ही लेसन याद रखें, सिर्फ यही, इससे एफ की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो ये आ जाएगा। जो कि जनरली इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन इसी पे ही पूछ लेता है, तो ये आप यही याद रखना है आपको, समझ गए। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.